आज का पहला प्रश्न है, तदर्थ समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? जांच समितियां और सलाहकार समितियां इसके दो प्रकार हैं। जांच समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा या संयुक्त समितियां शामिल होती हैं, जिन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करने और रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया जाता है। देखिए, तदर्थ समितियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। इनमें जांच समितियां आ जाती हैं और सलाहकार समितियां आ जाती हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, जांच समितियों का जो गठन है वो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा किसी विशिष्ट विषय की जांच करने के लिए किया जाता है। ये जांच समितियों का जो गठन होता है किसी विशिष्ट विषय या किसी विशिष्ट कोई सलाह देनी है या कोई प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव के लिए ये गठित की जाती हैं, यानी विशिष्ट विषय के लिए ये गठित की जाती हैं। वहीं जो आपकी सलाहकार समितियां होती हैं तो सलाहकार समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा या संयुक्त समितियां शामिल होती हैं, जिन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करने और रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया जाता है। तो अंतर इतना है, जांच समितियां जो होती हैं वो किसी विषय के लिए बनाई जाती हैं, वहीं जो सलाहकार समितियां होती हैं उन्हें विधेयकों पर बनाया जाता है। ये इनमें अंतर है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है आपका पहले का ए, केवल एक। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 330। देखिए, संविधान और प्रक्रिया में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है वो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। हालांकि आपको याद होगा 1973 में जो केशवानंद भारती वाला जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला सुनाया उसमें यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति इसे संविधान की मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं बनाती है। अर्थात संसद जो है अनुच्छेद 368 की मदद से संविधान की मूल संरचना को बदल नहीं सकती है। तो ये मूल संरचना क्या होती है? मूल संरचना के बारे में अगर आपने पॉलिटी के वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए। मूल संरचना कई बार विवाद में भी घिर जाती है। तो मूल संरचना का जो अंतिम व्याख्या करता है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि संविधान का कौन सा पार्ट मूल संरचना में है या नहीं है। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर होगा वो सेकंड का बी वाला होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 365 की बात करें तो अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव है, यानी कि ये राष्ट्रपति शासन के रूप में आप इसे जानते हैं। इसके अलावा सी वाला जो अनुच्छेद 320 है तो ये लोक सेवा आयोग के कार्य आ जाते हैं, यानी इसमें लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं अनुच्छेद 320 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है उससे संबंधित है। तो हमारा जो यहां पर सही आंसर है वो है सेकंड का बी वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन सहित पूरा व्यय किस पर भारित होता है? राज्य की संचित निधि, भारत की संचित निधि, भारत की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, इन दोनों से संबंधित जो प्रावधान हैं वो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के बीच वर्णित हैं। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में वर्णित हैं, और इसी में लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी है उसके भी प्रावधान इसी में ही वर्णित हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग में राज्य के राज्यपाल द्वारा एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरा खर्च राज्य के समेकित कोष पर भारित होता है, यानी ये राज्य की संचित निधि से ये दिया जाता है। यहां पर ये ध्यान देना है कि ये जो लोग हैं, इन राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह हैं, तो ये राज्य की विधायिका के अधीन नहीं होते हैं, बल्कि किसके अधीन होते हैं? ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का ए वाला। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संविधान के मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है तथा विदेशियों के लिए नहीं? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 के बीच संविधान में वर्णित हैं, जिनमें से कुछ मौलिक अधिकार तो कॉमन है, यानी हमारे भारतीय नागरिकों को भी उपलब्ध हैं और फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं।
लेकिन कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल हमारे भारतीय नागरिकों के पास ही हैं। जैसे अनुच्छेद 15 वाला जो अधिकार है, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, ये हमारे भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 वाला यानी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ये भी भारतीयों को प्राप्त है। 19 में जो आपकी स्वतंत्रता के संबंधित 6 अधिकार हैं वो भी भारतीयों को केवल मिले हुए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30, 29 में आपको पता होगा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। तो यहाँ पर 22, 14, 21 ये तो कॉमन है, नागरिकों के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए है। अनुच्छेद 29 जो है वो केवल भारतीयों के पास है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। 5वां प्रश्न है आपका, बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड, इसका गठन वर्ष 2003 में ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के तहत इसका गठन किया गया। यानी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में इस बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है, साथ ही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद इसकी बैठकों के स्थान है। तो मुख्यालय कहां है? चेन्नई में है। तो आपका सही आंसर है 5वें का डी वाला। 6वां प्रश्न है आपका, जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच किस वर्ष गठित किया गया? 2004, 2005, 2006, 2007। देखिए 12 मई 2005 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने जल संरक्षण और प्रबंधन पर एक संसदीय मंच का गठन किया ताकि संसद के सदस्य पानी के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संरचित तरीके से चर्चा कर सकें और इस मुद्दे को सदन में और अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकें। तो ये पहली बार इसका गठन 2005 में किया गया था। तो आपका सही आंसर है यहां पर 6वें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, 15 में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास, सी रंगराजन, एन.के. सिंह। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में एक वित्त आयोग का प्रावधान करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या उससे पहले किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और इसके 4 जो हैं सदस्य होते हैं। इन सबकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए आपको पता होना चाहिए, कई बार पूछा भी गया है, के.सी. नियोगी जो है, के.सी. नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं एन.के. सिंह जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और यहां पर एक नाम और दिया हुआ है, सी रंगराजन, ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला, यानी कि एन.के. सिंह। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक तरफ स्रोत है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता दी हुई है। भारत सरकार अधिनियम 1935, संघवाद, ब्रिटिश संविधान, द्विसदनीय, आयरिश संविधान, मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलियाई संविधान, समवर्ती सूची। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, यानी संघवाद इससे लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आयरिश संविधान से जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो आयरिश संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार इससे नहीं लिए गए हैं। देखिए मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ना कि आयरिश संविधान से। आयरिश संविधान से डीपीएसपी लिया गया है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व हैं वो लिए गए हैं। तो सी वाला कथन गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। तो यहां पर हमारा जो गलत वाला युग्म है वो है सी वाला। तो आंसर होगा आपका 8वें का सी। 9वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति। देखिए आपदा प्रबंधन अधिनियम ने देश में
आपदा प्रबंधन को लागू करने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्माण के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया। प्रारंभ में एनडीएमए का गठन वर्ष 2005 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया था। इसके बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत सन 2006 में एनडीएमए को अधिसूचित किया गया और एनडीएमए में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 9 से अधिक होती है। एनडीएमए देश में आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। प्रधानमंत्री जो है एनडीएमए के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9 में का ए वाला। 10वां प्रश्न है आपका, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्षता की जाती है सूचना और प्रसारण मंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। देखिए, भारतीय प्रेस परिषद जो है तो ये प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और भारत में प्रेस के मानकों को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर संसद द्वारा वर्ष 1966 में पहली बार भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। वर्तमान परिषद प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के प्रावधानों के तहत कार्यरत है। परिषद की अध्यक्षता पारंपरिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10 का सी वाला। देखिए, डी वाला आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर सीजीआई की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो सीजीआई इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जो अदर रिटायर्ड न्यायाधीश हैं वो करते हैं, उनमें से कोई एक यहां पर करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10 में का सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।